हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी मॉड्यूल 21। एंड आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस सेशन में, वो हम कवर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है जी। इंडियन ज्योग्राफी में हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, साथ साथ जानेंगे जो इंडिया के नेबरिंग स्टेट्स हैं, लाइक एस पाकिस्तान, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। तो इंडिया के रिलेशन इन नेशंस के साथ कैसे हैं, एंड साथ साथ बाउंड्री को लेकर जो डिस्प्यूट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे देश का जो नेम है इंडिया, वो कैसे पड़ा? तो सिंपली आप समझिए, यहाँ पर ये जो नेम है ये दिया था ग्रीक लोगों ने। ठीक है। और हिंदुस्तान पर्शियन लोग कहते थे। ठीक है। एंड साथ साथ जो आर्यवर्त कहा जाता था, बिकॉज यहाँ पर आर्यंस आए थे, लैंड ऑफ आर्यंस। ठीक है जी। और भारत क्यों कहा जाता है हमारे देश को? क्योंकि यहाँ पर एक रूलर हुआ करते थे जिनका नाम था भारत। ठीक है, इसलिए हमारे देश को भारत भी कहा जाता है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मैप अगर हम समझें, हमारा प्यारा भारत हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा? इस वाले रीजन में। ठीक है। देखो, यहाँ पर आप ऐसे समझ लो, ये ग्लोब है। ठीक है, बिल्कुल मिड में, यहाँ 0 डिग्री। ठीक है, ऐसे समझो ये एक सर्कल है। ठीक है, ये ग्लोब है बिल्कुल। यहाँ पर मिड में क्या है? 0 डिग्री। ठीक है। जब हम स्कूल में सर्कल में एंगल को मेज़र करते थे डी से, कंपास से, तो हम यहाँ पर 0 डिग्री लेते थे। बिल्कुल ऐसे ही समझ लो। 0 डिग्री अगर हम यहाँ पर लेंगे तो हमारा इंडिया कहाँ पर है? इस वाले जोन में। और इंडिया का शेप क्या है? एक तरह का क्वाड्रिलेटरल शेप है। ठीक है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो 0 डिग्री है, अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ एंगल कुछ आएगा, यहाँ एंगल कुछ आएगा, यहाँ एंगल कुछ आएगा और यहाँ एंगल कुछ आएगा। और पहले तो आपको मैं बता दूँ, इंडिया कहाँ पर लाई करता है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। देखो, यहाँ पर एक इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करें तो इंडिया कहाँ पर आएगा? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल शेप होने की वजह से इंडिया के हमें यहाँ पर 4 एंगल्स देखने को मिलेंगे। अब ये 4 एंगल्स का बेसिकली हम यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? देखो, हमारे इंडिया का एक ही टाइम जोन है जिसको हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है। और वर्ल्ड का जो जो हम एक स्टैंडर्ड टाइम जोन लेकर चलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन विच मेरिडियन टाइम। ये जो लाइन आपको यहाँ पर विजिबल हो रही है, ये जीएमटी लाइन है। ठीक है। और ऐसे समझ लो, ये एक सर्कल है। जीएमटी 0 डिग्री पर 12 घंटे इधर, 12 घंटे इधर, इस तरह से डिवाइड करा गया है। ठीक है। और जब हम मोबाइल में या फिर कभी भी हम टाइम सेट करते हैं तो हम देखते हैं +5:30 GMT लिखा आता है। ठीक है, ये क्यों लिखा आता है इसको हम समझेंगे। वैसे मैंने आपको टाइम जोन निकालना बताया हुआ है अच्छे से, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंगली हम समझेंगे। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर एंगल आएगा कुछ, यहाँ एंगल एंगल कुछ, यहाँ आएगा एंगल कुछ, यहाँ आएगा एंगल कुछ। ठीक है, ये एंगल क्या आएंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखने को मिलेगा 37.6 डिग्री, यहाँ 8.4 डिग्री, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 68.7 डिग्री। ठीक है। और यहाँ पर देखने को मिलेगा 97.25 डिग्री। ठीक है। तो ये आपको इस तरह से यहाँ देख लो। ठीक है। और इंडिया का जो हम लेकर चलते हैं स्टैंडर्ड, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो हमें देखने को मिलता है 82.30 डिग्री, ये इलाहाबाद के नियर अबाउट। अब ये जो एंगल है, ये जो 4 एंगल हैं, इसका क्या रोल है यहाँ पर समझिए। देखिए, स्टैंडर्ड है, अगर आप 1 डिग्री मूव करते हैं तो 4 मिनट का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। और यहाँ क्या है? 68.7, इसको 68 मान लो। ठीक है। यहाँ पे क्या है? 97, इसको 98 मान लो। 98 डिग्री और 68 डिग्री, और डिफरेंस देखें तो 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है। और स्टैंडर्ड क्या है? 1 डिग्री का हमें 4 मिनट का फ़र्क देखने को मिलता है। अब अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमारा यहाँ पर हमें कितने का डिफरेंस देखने को मिलेगा? अगर कोई पर्सन गुजरात में है, अगर उसका कोई रिलेटिव अरुणाचल प्रदेश में है, तो अप्रोक्स हमें 2 घंटे का फ़र्क देखने को मिलेगा। ठीक है, समझे? 1 डिग्री में 4 मिनट। ठीक है। 30 डिग्री को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे को कितने का डिफरेंस देखने को मिलेगा? 120 मिनट। 120 मिनट बोले तो 2 आवर्स। ठीक है जी। अब देखो, क्या ऐसा होता है कि आप दिल्ली में हो और आप चंडीगढ़ की ओर आ रहे हो, यहाँ पर कोई और टाइम होगा, यहाँ कुछ टाइम होगा। ठीक है। और फिर आप जम्मू एंड कश्मीर की तरफ जब जाओगे तो यहाँ कुछ टाइम होगा। ऐसा नहीं होता ना, इंडिया का एक ही टाइम जोन रहता है। ठीक है। वो क्यों रहता है? हमने एक स्टैंडर्ड टाइम ले लिया, मतलब एक तरह से हमने एवरेज ले लिया। अब आप कहोगे सर, अगर हम इनका एवरेज लेंगे 68, 37, 97, 8, तो अप्रोक्स 212 के आसपास बनेगा। अगर आपका वैदिक मैथ अच्छा होगा तो आप टोटल ईजिली कर पाएंगे। ठीक है। और उसका अगर आप डिवाइड करेंगे 4 से, एवरेज निकालेंगे तो 52, 53 के आसपास बनेगा। लेकिन हमने क्या लिया? 82.5, ऐसे समझ लो 82.3, 82.5। ठीक है, जो हमने एक तरह का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया। ठीक है।
अब ये आप एक तरह से ऐसी समझ लो कि हमने एवरेज लिया, जोग्राफिकल एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक एवरेज लाइन ले ली, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, और इसी को ही हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं, ठीक है। और 82.5 डिग्री को अगर आप इस इक्वेशन के थ्रू अगर निकालोगे तो कितना आएगा, 82.5 को अगर हम मिनट वाइज कन्वर्ट करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 330 मिनट, ठीक है। और 330 मिनट किसके इक्वल होता है, 5 आवर 30 मिनट, ठीक है। और यही हमने समझा था अभी यहाँ पर कि अगर हम कभी भी अपने मोबाइल में टाइम सेट करते हैं तो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से हमारा इंडिया का एग्जैक्ट टाइम कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, इस जगह पर। और हमारा इंडिया का टाइम जोन कितनी आगे है, लगभग 5.5 घंटे, ठीक है। और ये मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा चुका हूँ कि अमेरिका में और किस तरह से टाइम जोन कैलकुलेट करे जाते हैं, बहुत ही इजी वे में। तो आप ज्योग्राफी के मेरे सेशंस देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट अगर आप यहाँ पर सिचुएशन समझें, ठीक है, ये जो हमने एक एवरेज टाइम जोन लिया 82.5 डिग्री, और ये तो कंप्लीट इंडिया का हो गया। लेकिन आप एक चीज़ देखो, जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं यहाँ पर सनराइज़ जल्दी हो जाता है, ठीक है, लगभग 2 घंटे का डिफरेंस है, तो सनराइज़ भी जल्दी हो जाता होगा यहाँ पर। तो नॉर्थन ईस्टर्न पीपल जो हैं वो डिमांड करते रहते हैं कि हमारा एक न्यू टाइम जोन हो, इसको कहा जाए चाय बगान टाइम जोन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चाय के क्या है, बाग हैं, ठीक है, इसलिए ये चाहते हैं कि हमारा एक न्यू टाइम जोन हो। ऑब्वियसली अगर आप मान के चलो कि 10 बजे ऑफिस का टाइम है, ठीक है, और इंडिया का एक ही टाइम जोन है, तो यहाँ पर एक तरह से लोगों को लगेगा कि हमारा तो 12 बजे ऑफिस का टाइम हो रहा है, क्योंकि यहाँ सुबह जल्दी हो जाती है, ठीक है, और रात यहाँ पर ऑब्वियसली अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंगली देखें तो जल्दी होगी। तो हमारे इंडिया के भी 2 टाइम जोन होने चाहिए, ठीक है। इसको मैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर इसको अच्छे से देखना कि इंडिया के 2 टाइम जोन किस तरह से हो सकते हैं, ठीक है। और अब देखिए हमारा जो इंडिया की बाउंड्री है, ये आपको नॉर्थ रीजन में देखने को मिल रही है जो, ठीक है, यहाँ पर। और ये आपको जो वेस्ट में देखने को मिल रही है, ईस्ट में देखने को मिल रही है, और साउथ में देखने को मिल रही है। तो इनको कोई ना कोई हमने नेम दिया होगा, ठीक है, लाइक जैसे ऐसे समझो कि ये जो बाउंड्री है इसको हम क्या कहते हैं, जो हमारा बिल्कुल नॉर्थन पॉइंट है इसको हम कहते हैं इंदिरा कोल पॉइंट, इंदिरा कोल पॉइंट, ठीक है। ये एक इंडिया का एक्चुअली में नॉर्थन के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट पॉइंट है इंदिरा कोल पॉइंट, ठीक है। और ये यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर भी हम लेकर चलते हैं, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर का अगर आप पॉइंट ले सकते हो वो भी ठीक है, ठीक है। बट हम यहाँ पर अगर आपके क्वेश्चन में आएगा तो आप इंदिरा कोल पॉइंट ही एग्जैक्ट करके आएंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में नहीं होगा देन आप सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर एग्जैक्ट करके आएंगे, ठीक। और सियाचिन ग्लेशियर हमने कब जीता था पाकिस्तान आर्मी से, 1984 में, ऑपरेशन मेघदूत के थ्रू, ठीक है। और क्वेश्चन आ जाता है सियाचिन ग्लेशियर सबसे लॉन्गेस्ट बैटलफील्ड है, ठीक है, और 72 किलोमीटर का ये ग्लेशियर है, ठीक है जी। और यहाँ पर एक रिवर भी फ्लो करती है, रिवर का नाम है नुब्रा रिवर, ठीक है, ये भी आप याद रखना। बाकी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जब हम माउंटेन्स डिस्कस करेंगे तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा वेस्ट वाला पॉइंट है, ये आपको गुजरात वाला रीजन देखने को मिल रहा है। जो वेस्ट वाला पॉइंट है इसको क्या कहते हैं, गुहार मोटी, कई जगह गुहार मोटो भी लिखा हुआ है, तो आप गुहार मोटी ही याद रखें, ठीक है। ये गुजरात, कच्छ जो गुजरात वाला पार्ट है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको आर क्रिक पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन आप गुहार मोटी ही याद रखें, ठीक है। जो हमारा वेस्टर्न पॉइंट है ये गुजरात में। और जो हमारा ईस्टर्न पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, की बिथू, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और इसको वलैंगू भी कहते हैं, वलैंगू, ठीक है। वैसे आप की बिथू याद रखेंगे तब भी चल जाएगा काम, क्योंकि अभी तक ये नाम कभी भी पूछा नहीं गया ऑप्शंस में, ठीक है। तो ये की बिथू ही आता है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है जी। और जो हमारा साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, एक तो हमारा लैंड वाला पॉइंट है, ठीक है, और एक हमारा जो पानी वाले एरिया को अगर हम मिला दें, कोस्टल एरिया को मिला दें, जितने भी आइलैंड्स हैं उनको मिला दें, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स को मिला दें, ठीक है, तो हमारा वो पॉइंट कौन सा बनेगा। तो दोनों ही पॉइंट आपने याद रखने हैं। जो साउथर्न का लैंड वाला पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं, केप कैमरन या फिर कन्याकुमारी, ठीक है जी, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और ये हो गया हमारा साउथर्न लैंड वाला पॉइंट, ठीक है।
और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साउथर्न का अगर हम कोस्टल एरिया मिला दें, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार वाला रीजन, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो इंदिरा कोल पॉइंट और इंदिरा पॉइंट में आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये इंदिरा पॉइंट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये है राइट नाउ, ये वैसे अभी तो खैर लुप्त हो चुका है। ठीक है, इंडोनेशिया में 2006 के आसपास सुनामी आई थी तो ये खैर पॉइंट लुप्त हो गया, बट आपने याद रखना है ग्रेट निकोबार में। ठीक है, और अगर ग्रेट निकोबार ऑप्शन में नहीं होगा, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, तो आपने याद रखना है ये सुमत्रा आइलैंड के पास है, सुमत्रा आइलैंड जो इंडोनेशिया का है। ठीक है, और इंदिरा पॉइंट को हम बहुत सारे नेम से जानते हैं, जैसे पिगमेलियन पॉइंट है, पारसोन्स पॉइंट है, और एक लाहे चिंग पॉइंट है। ठीक है, तो आपने याद रखना है एग्जैक्टली, इसको हम बहुत सारे नेम से जानते हैं। ठीक है, तो ये नेम नॉर्थ के, साउथ के, ईस्ट के, वेस्ट के, तो ये सारे के सारे आपने ऐसी एज इट इज़ याद रखने हैं। यही हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू अगर हम मैप देखें, यहाँ पर देखो आप, ये क्या है, इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री पर। ठीक है, ठीक ऊपर पैरेलल 23 हाफ पर हमें क्या देखने को मिलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम कर्क रेखा भी कहते हैं। ठीक नीचे अगर हम देखें इक्वेटर के 23 पॉइंट हाफ पर ये हमें देखने को मिलती है लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये सारी की सारी इमेजनरी लाइंस हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइन इनको कहा जाता है, और लैटिट्यूड लाइन्स इनको कहा जाता है। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूँ ज्योग्राफी में। तो अभी के लिए समझो 0 डिग्री इक्वेटर जो है, और ठीक उसके पैरेलल जो कर्क रेखा है, या जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और इसके ठीक नीचे जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जिसको हम मकर रेखा कहते हैं, और इसको इक्वेटर को भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, तो इंडिया हमारा कहाँ पर लाई करता है, यहाँ पर देखो, ये अगर 23 पॉइंट हाफ है, इस तरह से ये अगर लाइन ड्रॉ करें, तो हाफ इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, हाफ इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है। तो कोई ना कोई स्टेट्स भी होंगे जो कट करते होंगे इस इमेजनरी लाइन को, बिल्कुल करते हैं। तो 8 स्टेट्स कट करते हैं। ठीक है, पास करते हैं। ठीक है, तो वो स्टेट्स कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, तो ये 8 स्टेट्स हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करते हैं। ठीक है, इसको 2-3 बार आप ऐसे ही देख लेना, ऐसे याद हो जाएंगे। अगर आप ट्रिक बेस पर कुछ भी याद रखोगे, वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता नहीं है। ठीक है, तो मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता हूँ कि आप ट्रिक बेस पर याद करो। ठीक है, क्योंकि ट्रिक्स हमें भूल जाती हैं, हम ज़्यादा ट्रिक्स याद नहीं रख सकते। ठीक है, तो आप इसको 2-3 बार देख लेना, आपको याद हो जाएंगे कौन कौन से स्टेट्स हमारे कट करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। ठीक है, चलिए, तो ये हमने डिस्कस किया ही मेन लैंड वाला। अगर हम बाउंड्री देखें जो हमारा नॉर्थ टू साउथ स्ट्रेच करता है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, जो ईस्ट टू वेस्ट करता है 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये मैप में आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर एग्जैक्टली लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि इंडिया की टोटल बाउंड्री कितनी है, और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इंडिया आता है 7th नंबर पे। ठीक है, इंडिया रैंक 7th आफ्टर रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और अगर फ्रंटियर लैंड मतलब जो प्रॉपर एक लैंड वाला पार्ट है इंडिया का, वो कितना है, 50,200 किलोमीटर। अगर हम कोस्टल लाइन का जो मेन लैंड वाला एरिया है वो मिला दें, ठीक है, मतलब कोस्ट लाइन का ऐसे समझो कि अगर हम आइलैंड्स को ना मिलाएं, तो ये एरिया है 6,100 किलोमीटर। अगर हम आइलैंड्स को भी मिला दें तो एरिया कितना हो जाता है, कोस्टल एरिया 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो आप समझ लो सारा का सारा अगर हम एरिया मिला दें, मेनलैंड, आइलैंड, कोस्टल एरिया, ठीक है, जितना भी पानी वाला एरिया है, आइलैंड वाला एरिया है, और हमारा मेनलैंड वाला एरिया है, तो इंडिया का एग्जैक्ट एरिया आता है 22,716.6 किलोमीटर। ठीक है, वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कितने नंबर पे हैं, 7th नंबर पे हैं एरिया वाइज। ठीक है जी, उसके बाद ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये सब मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखिए टोटल कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। वैसे 9 थी, अभी आपको पता है 2 यूनियन टेरिटरी को मर्ज कर दिया गया। ठीक है, दादरा एंड नागरा हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिए, तो यहाँ से 29 स्टेट से एक स्टेट यहाँ कट होकर यहाँ 2 यूनियन टेरिटरी ऐड हो गई। ठीक है, तो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, और इमीडिएट जो नेबर्स हैं हमारे, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, ये भूटान यहाँ पर 2 बार आ गया। ठीक है, तो ये हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं।
अब हम आइलैंड ग्रुप जो हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, अंडमान एंड निकोबार। देखिए मेन आपको आइलैंड्स कहाँ देखने को मिलेंगे, नॉर्थ अंडमान में, मिडल अंडमान में, साउथ अंडमान में, लिटिल अंडमान में, एंड कार निकोबार, निकोबार, लिटिल निकोबार, ठीक है, और ग्रेट निकोबार। पोर्ट ब्लेयर जो यहाँ की अंडमान निकोबार की क्या है, कैपिटल है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, साउथ अंडमान में, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर एक वोल्केनो भी है, एक्टिव वोल्केनो, बैरन आइलैंड, ये हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा इंडियन ज्योग्राफी में, वो हम क्लाइमेट डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है जी। और एक हमारा डिस्टिंक्ट वोल्केनो भी है, मतलब जो अभी खैर मर चुका है, और एक्टिव पैसिव डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट वोल्केनो है नारकंडोम आइलैंड में, ठीक है। ये अभी के लिए खैर एक्टिव होने वाला है नहीं, बट हमें पता होना चाहिए कि नारकंडोम आइलैंड में भी एक हमारा वोल्केनो था कभी किसी ज़माने में, ठीक है जी। उसके बाद पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न में देखें तो हम, अगर हम एरिया वाइज देखें तो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है हमारी लद्दाख, और सबसे स्मॉलेस्ट है लक्षद्वीप, ठीक है जी। और इंडिया का जो स्टेट वाइज अगर हम फॉर्मेशन देखें तो वो लिंग्विस्टिक बेसिस के आधार पे हुआ था, मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था, मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारा लास्ट सेशन था इंडियन नेशनल मूवमेंट का, वहाँ मैंने आपको अच्छे से बताया था इंडियन नेशनल मूवमेंट 9 और 10 में, कि इंडिया का जो डिवीज़न है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर किस आधार पर किया गया था, ठीक है। और अगर हम एरिया वाइज बात करें तो राजस्थान टॉप पर आता है, ठीक है, और गोवा सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है, ठीक है जी। और 4 स्टेट आपको याद रखने हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। बेसिक नॉलेज आपको इंडिया की होनी चाहिए, ठीक है। जितने हमारे लाइकेस्ट 28 स्टेट्स हैं, आपको ये मत सोचना पड़े, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, तो आप वहाँ पर क्रैम करो, अच्छा वहाँ बीजेपी की सरकार है, पहले कमलनाथ जी थे, अब वहाँ पर शिवराज सिंह जी चौहान। तो ऐसे आपको याद ना करना पड़े, आपको एग्जैक्टली एकदम से ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। जो ज्योग्राफी का अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें, इंट्रोडक्शन देखें, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। और 28 स्टेट्स यूनियन टेरिटरी के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन हैं, जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी में सीएम हैं, जम्मू एंड कश्मीर में अभी इलेक्शन हुए नहीं है, तो वहाँ के सीएम और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं बाकी यूनियन टेरिटरी के, और सीएम, गवर्नर एंड कैपिटल, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद वाटर बॉडीज़ की बात करें तो इसको हमने 3 पार्ट्स में क्लासीफाइड करा है, ठीक है। अब इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ये देखिए ये इंडिया का मैप, यहाँ समझ लो कि ये एक रीजन है जिसको हमने कहा इंटरनल वाटर, ठीक है। ये इंटरनल वाटर बिल्कुल जो आसपास वाला रीजन होगा, इसके बाद वाला एक यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ये ऐसे समझ लो ये लाइन है, एक जस्ट अ सेकेंड, काफ़ी सारी लाइन होगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये एक लाइन होगी, इसको हमने क्या कहा, टेरिटोरियल लाइन, ठीक है जी। इसके बाद हमने एक लाइन ड्रॉ करी, इसको हमने क्या कहा, कॉन्टीजियस लाइन, जोन, ठीक है। उसके बाद हमने एक लाइन ड्रॉ करी, इसको हमने क्या कहा, ये लाइन यहाँ पर तक आएगी, बट चलिए यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जो लास्ट लाइन है वाटर की, जो इंडिया की बाउंड्री में आती है, इसको हमने कहा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है जी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब ये जो एरिया है जो इंडिया का इंटरनल वाटर है, इसको हमने किस तरह से डिवाइड करा है, 0 तक तो हमारा इंटरनल वाटर आएगा, ठीक है, और 0 to 12 तक आएगा हमारा टेरिटरियल सी, ठीक है, और 12 to 24 आएगा, 0 to 12 याद रखना, 0 to 12 टेरिटरियल हमारा सी आएगा, कॉन्टिजियस जोन आएगा जो हमारा, ये आएगा हमारा 12 to 24 एन एम बोला जाता है नॉटिकल माइल्स को, ठीक है। नॉटिकल माइल जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर, ठीक है जी। तो ये है 12 to 24, और ये है 0 to 12, और जो 24 से लेकर 200 के आसपास का एरिया है, ये आपको देखने को मिलेगा EEG, ठीक है जी। अब यहाँ पर समझिए, 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, फ्रॉम द बेस लाइन, जिसको हमने इंटरनल वाटर भी कहा, ठीक है। ये इंडिया का मतलब ऐसा समझो कि कंप्लीट राइट है इस पे, इंडिया यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज है वो यूज़ कर सकता है, ठीक है, विदाउट एनी मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर किसी भी तरह की परमिशन लिए उनसे, ठीक है। और उसके बाद जो कॉन्टिजियस जोन है, ये 12 नॉटिकल माइल से लेकर 24 नॉटिकल माइल तक आता है। यहाँ पर लॉज रिलेटिंग टू इमिग्रेशन, कस्टम्स, एनवायरमेंटल क्लीनेस एंड फिजिकल राइट्स आर एप्लीकेबल इन दिस एरिया, ठीक है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया रहता है ये। उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये एरिया रहता है जहाँ पर ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। ये एरिया भी एक तरह से कंट्री के अंडर ही आता है, ठीक है। यहाँ पर समझो, स्पेशल एरिया रिमेन्स अंडर कंप्लीट एक्विजिशन ऑफ द कंट्री। इंडिया इज ऑथोराइज्ड टू यूज सी रिसोर्सेज, कीप विजिल ऑन एनिमल्स, कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स एंड कंडक्ट रिसर्च एक्टिविटीज़, ठीक है जी। तो वाटर बॉडीज आपको समझ में आ गई। जो हमारा न्यूटिकल माइल है उसको हम किस तरह से देखते हैं, 1.85 किलोमीटर, ठीक है। अब हम समझेंगे इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि ये अफ़गानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ठीक है जी, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है। इन रीज़न को हम अच्छे से समझेंगे कि इंडिया की जो ये बाउंड्री लगती है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है, या कोई एग्जैक्टली कोई बाउंड्री नेम है या नहीं है, कोई डिस्प्यूट है यहाँ पर, तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पर ये आपको एग्जैक्टली याद रखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा जो अगर हम शेयर करते हैं बाउंड्री, वो करते हैं बांग्लादेश के साथ, ठीक है, 4096 किलोमीटर के आसपास का एरिया। देन चाइना के साथ सेकंड नंबर पे 3488, थर्ड नंबर पे पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, ठीक है जी। नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1644, भूटान के साथ 699, और अफ़गानिस्तान के साथ हम जो हमारी बाउंड्री शेयर होती है 106। यहाँ पर मैंने स्टार इसलिए लगाया, ये जो बाउंड्री शेयर होती है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन के साथ होती है, ठीक है, जो आज की डेट में पाकिस्तान के पास है, ठीक है। बट चलिए फिर भी आप याद रखना, क्योंकि हम ये एरिया पाकिस्तान का कभी मानते नहीं, और पाकिस्तान का एरिया कभी था ही नहीं। पाकिस्तान ने अटैक करा था 1947 में, ट्राइबल जो वहाँ के पीपल थे उनके साथ मिलकर, ठीक है, और फोर्सफुली ये एरिया कब्जा लिया था। बट चलिए लेटर ऑन इसको हम वापस ले लेंगे, बट अभी के लिए आप यहाँ पर मान के चलिए जो एरिया है ये टच करता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को, ठीक है। अब यहाँ पर वाटर बाउंड्रीज एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अच्छे से 1 to 1 हर कंट्री को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो श्रीलंका के साथ हमारी वाटर बाउंड्री लगती है, ठीक है। इंडिया का अगर आप मैप देखो, ये बिल्कुल कोकोनट की शेप में कंट्री है श्रीलंका, ठीक है। ये वाटर बाउंड्री है श्रीलंका के साथ, ठीक है। और इस वाटर बाउंड्री को, या जो वाटर का जो ये बॉर्डर है, इसको हम क्या कहते हैं, पाल्क स्टेट, ठीक है, या फिर पाल्क पे, पंबन आइलैंड, रामेश्वरम आइलैंड, यहाँ पर इसके इन बिटवीन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट दो पर्सनैलिटीज़ हमारे भारत के जो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ रही हैं, APJ अब्दुल कलाम जी, ठीक है, एक्स प्रेसिडेंट, और आप सब जानते हैं उनका योगदान हमारे देश के लिए कितना था। और मैथमेटिशियन रामानुजन, ठीक है, ये रामेश्वरम आइलैंड से ही हैं। उसके बाद एडम ब्रिज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके इन बिटवीन गल्फ ऑफ मैनर रिस्पेक्टिवली, मतलब ये एरिया को क्या कहा जाता है, याद रखना। उसके बाद इंडिया और इंडोनेशिया का जो बाउंड्री है, इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, 6 डिग्री चैनल, ठीक है, 6 डिग्री चैनल। और ये कहाँ देखने को मिलेगा, निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको बताया था ना, इंदिरा पॉइंट, जो अभी के लिए खैर लुप्त हो चुका है, सुनामी आई थी 2004 में, 2006 में आई थी उसके बाद, तो वो वाला ये चैनल है 6 डिग्री चैनल, और बिल्कुल सुमात्रा आइलैंड के पास है, ठीक है। और इंडिया और म्यांमार का जो आपको याद रखना है बाउंड्री, वो है कोको चैनल। कोको चैनल ये आपको म्यांमार का है कोको आइलैंड, ठीक है, और नॉर्थ अंडमान आइलैंड इंडिया का है, ये दोनों के बीच में है कोको चैनल, ठीक है। उसके बाद इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में है 8 डिग्री चैनल, ठीक है जी, ये आपको देखने को मिलेगा मिनिकॉय आइलैंड ऑफ इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में। चलिए अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री डिटर्मिनेशन, ठीक है। और ये यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने स्टेट्स टच करते हैं हमारे पाकिस्तान के साथ, और ये आपको एग्जैक्टली ऐसे ही याद होना चाहिए, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ हमारे जो स्टेट टच करते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। यहाँ पर लिखा ही होगा गुजरात, पंजाब, कश्मीर, राजस्थान, ठीक है जी, एंड पंजाब, राजस्थान, मैं लिख देता हूँ पंजाब, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड गुजरात, ठीक है। ये 5 एरियाज़ हैं, जो 5 स्टेट्स यूटी हैं जो टच करते हैं पाकिस्तान के एरिया को, ठीक है जी। और पाकिस्तान कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1947 में, ठीक है जी। उसके बाद इसको सेपरेट किया गया था रेड क्लिफ लाइन से। रेड क्लिफ लाइन क्या, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये रेड क्लिफ लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। जब ब्रिटिशर्स हमारे देश को आज़ाद कर रहे थे, तो पाकिस्तान की जो एक मुस्लिम लीग पार्टी थी, ठीक है, वो चाहती थी कि जो मुस्लिम एरिया है
वो एक तरह से अलग से ही यहाँ पर आज़ाद हो, ठीक है। तो उसके बाद आपको मैंने हिस्ट्री में काफ़ी अच्छे से समझाया था कि रेड क्लिफ लाइन के द्वारा यहाँ पर लाइन लगाई गई थी, और जो जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा रहती थी तो उस एरिया को डिवाइड कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर पंजाब एरिया से डिवाइड करा था पाकिस्तान रीजन को, जिसको हम वेस्टर्न पाकिस्तान कहते थे, और इधर ईस्टर्न पाकिस्तान कहते थे, जिसको 1971 के बाद हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बंगाल में एक रीजन था जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा रहती थी, ठीक है। तो रिलीजियस बेस के ऊपर जो बंटवारा हुआ था 1947 में। उसके बाद देखो, लाइन वाज डिटरमाइंड बाय द बॉर्डर कमीशन, सरली रेड क्लिफ, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। इनके द्वारा ही बेसिकली बाउंड्री लाइन को डिवाइड करा गया था। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिस्प्यूट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, 1960s या 68 के आसपास जो रन ऑफ कच्छ है यहाँ पर एक हमारा डेजर्ट है जिसको हम थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो थार डेजर्ट का 10% हिस्सा हमने पाकिस्तान को दिया था, और पाकिस्तान में जो ये थार डेजर्ट है इसको चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। और बाकी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, मेघदूत ऑपरेशन जो सियाचिन ग्लेशियर हमने पाकिस्तान से लिया था 1984 में, ठीक है। और 1960 में एक इंडस ट्रीटी भी हुई थी, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी भी कहते हैं, ठीक है। जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि 80% जो पानी है इंडस रिवर का, झेलम का, चिनाब का, ये यूज़ करेगा पाकिस्तान, ठीक है। और 80% जो पानी है रावी का, ब्यास रिवर का एंड सतलुज रिवर का, ये यूज़ करेगा इंडिया, ठीक है। ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम रिवर में फिर डिस्कस करेंगे अच्छे से, अभी के लिए आपने यहाँ पर याद रखना है। और डिस्प्यूट तो आपको पता ही है, कश्मीर को लेकर डिस्प्यूट है, ठीक है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री लाइन है वो एग्जैक्टली खींच दी गई थी रेड क्लिफ के द्वारा, बट पाकिस्तान क्लेम करता था कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पर भी क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी है। ये मैंने हिस्ट्री में काफ़ी अच्छे से डिस्कस करवाया है, यहाँ मैं बहुत ही आपको शॉर्टकट में डिस्कस करवाऊंगा। तो जम्मू कश्मीर में भी मुस्लिम कम्युनिटी है, ये भी एरिया हमें मिलना चाहिए। और यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने हमें 3 ऑप्शंस दिए थे, या प्रिंसी स्टेट्स अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं, या आप पाकिस्तान के साथ मर्ज कर सकते हैं, या आप इंडिया के साथ मर्ज कर सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर के जो प्रिंस थे वो चाहते थे कि जम्मू एंड कश्मीर आज़ाद रहे, ठीक है। फिर 1947 में जो पाकिस्तान है उन्होंने ट्राइबल पीपल के साथ मिलकर अटैक किया। अटैक करने के बाद यहाँ पर जो पाकिस्तान का जम्मू एंड कश्मीर का कुछ एरिया है वो कब्जा लिया, और जिसको आज की डेट में हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर यूएन तक बात गई, यूएन ने बोला कि जहाँ तक पाकिस्तान आर्मी है वो एरिया पाकिस्तान को जाएगा, और ये जो एरिया इंडिया के पास है वो इंडिया के पास जाएगा, जब तक ये डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता। और क्या डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ, और ये इंडिया का ही एरिया है, क्योंकि जो एनेक्सेशन है वो साइन करा था जम्मू कश्मीर के जो रूलर थे हरी सिंह ने, इंडिया के जो उस टाइम के हमारे जो पीएम थे, ठीक है, उनके साथ। तो ये एक्सेशन में क्या था कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर वो इंडिया का ही इंटरनल पार्ट बनेगा। तो ये कब्जाया हुआ एरिया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसको हम बाद में वापस लेंगे। और याद रखना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो कैपिटल है उसको हम कहते हैं मुजफ्फराबाद, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीज़ फायर होता रहता है, ठीक है। मतलब आर्मी कार्रवाई करती रहती है, अगर उधर से गोली आती है तो इधर से रिटेलिएट करा जाता है, मतलब इधर से भी गोलियाँ चलती हैं। तो 1972 में यहाँ पर एक शिमला एग्रीमेंट हुआ था जब 1971 का वार हुआ, उसके बाद बांग्लादेश को सेपरेट करवाया गया, तो उसके बाद ये शिमला एग्रीमेंट हुआ था। तो एक एलओसी रीडिज़ाइन करी गई थी। मतलब एलओसी क्या है, यहाँ पर हमारी मिलिट्री का कंट्रोल रहेगा, इंडिया वाले रीजन में इंडिया की मिलिट्री का, पाकिस्तान वाले रीजन में पाकिस्तान की मिलिट्री का। सीज़ फायर मतलब क्या होता है कि एक तरह से अब मतलब जो गोलियां वगैरह नहीं चलेंगी, ठीक है, ऐसे समझ लो। चलिए, उसके बाद इंडिया और अगर हम बांग्लादेश को समझें, इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्री को, तो एरियाज़ आपको याद रखने हैं। इंडिया और बांग्लादेश के साथ कौन कौन से स्टेट टच करते हैं, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है जी। ये मिजोरम नहीं, यहाँ लिखा हुआ, मिजोरम लिख लेना। ये आपको एज इट इज़ ऐसे ही याद होने चाहिए, आपको सोचना ना पड़े कि बांग्लादेश अच्छा इधर है ईस्ट में, अच्छा यहाँ पर कौन कौन से स्टेट हैं, कौन कौन से स्टेट टच कर सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए आपको, मतलब यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज आ गए तो समझ लो आपको, मतलब आप क्वेश्चन गलत कराए, ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम। अगर आप बार बार मैप के थ्रू पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलो,
अब देखो बांग्लादेश जो है सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री हमारी शेयर करता है इंडिया के साथ 4096 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। और यहाँ पर जो डिस्प्यूट है बांग्लादेश के साथ, पहले मैं डिस्प्यूट समझा देता हूँ फिर ये आपको एग्रीमेंट समझाऊंगा। तीस्ता रिवर को लेकर एक डिस्प्यूट है, ठीक है। तीस्ता रिवर को लेकर क्या डिस्प्यूट है कि यहाँ पर जो एक तरह का एग्रीमेंट हुआ था कि 39% जो तीस्ता रिवर का पानी है वो बांग्लादेश यूज़ करेगा, ठीक है। 36% के आसपास जो त्रिपुरा का सॉरी तीस्ता रिवर का पानी है, तीस्ता तीस्ता रिवर का पानी है वो इंडिया यूज़ करेगा, ठीक है। 39 बांग्लादेश और 36 इंडिया। और जो 25 बच जाएगा, हाँ जी 25 ही बच गया, तो 25 जो बच जाएगा वो रिमेन एज इट इज़ इन रिवर, ठीक है। तो वो रिवर में ही रहेगा। लेकिन बांग्लादेश यहाँ पर यूज़ करता है 48% पानी तीस्ता का, ठीक है। तो ये एक डिस्प्यूट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। और एक न्यूमोर आइलैंड है, हालांकि ये डूब चुका है बट ये भी एक डिस्प्यूट का रीज़न है, ठीक है। और सुंदरवन डेल्टा आप जानते ही हो, 2019 1 फरवरी को रामसार वेटलैंड साइट में इसको शामिल कर दिया गया था, ठीक है। तो ये भी एक तरह का हमारा, आप समझ सकते हो, डिस्प्यूट का रीज़न है। यहाँ पर डेल्टा बनता है, लार्जेस्ट डेल्टा न्यूमोरी आइलैंड भी आपको इसके नियर अबाउट ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और बांग्लादेश और जो इंडिया है, हालांकि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेशन है, ठीक है। आपस में अच्छे ट्रेड हैं इंडिया और बांग्लादेश के, लेकिन एक काफ़ी डिस्प्यूट था लैंड को लेकर। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 1974 में ये डिसाइड करा गया था कि हम कुछ लैंड को स्वैप करेंगे बांग्लादेश की लैंड के साथ। मतलब कुछ जो लैंड हमारी इंडिया की है वो बांग्लादेश को दे देंगे और बांग्लादेश की लैंड को हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये लैंड थी अप्रोक्स 17,000 एकड़ की लैंड हम स्वैप करेंगे बांग्लादेश के साथ। रिटर्न में हमें मिलेगी 7,000 एकड़ जो हमारी एरिया था, ठीक है। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं इनको कुछ भी राइट्स नहीं मिल रहे थे। तो ये वैसे तो डिसाइड कर दिया गया था 1974 में, लेकिन बिल कब पास करा गया है, 2015 में, 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये हमारा एक तरह का 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, 2015 में ये एक्ट पास करा गया। ऑफिशियली ये जो स्वैप था ये कर लिया गया, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेपाल नेपाल के साथ समझते हैं सॉरी, नेपाल के साथ समझते हैं कि जो हमारी जो बाउंड्री टच करती है, यहाँ पर आप पहले इंडिया का मैप देखिए, ये नेपाल है। अब देखिए 1816 से पहले, ठीक है, 1816 के आसपास यहाँ पर हमारे देश में ब्रिटिशर्स अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे थे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स धीरे धीरे अपने आप को स्टैब्लिश कहाँ से करना स्टार्ट कर रहे थे, बंगाल वाले रीजन से, ठीक है। तो नेपाल वाले रीजन में बहुत ज़्यादा एक रूलर स्ट्रॉन्गेस्ट है, हिस्ट्री में मैंने डिस्कस किया हुआ है अच्छे से, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम यहाँ पर, तो ये हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। तो ये रूलर ने नेपाल की बाउंड्री को स्ट्रेच कर लिया, उत्तराखंड वाले रीजन में ले गए। उत्तराखंड का उस टाइम का जो रीजन था गढ़वाल कमायूं वाला रीजन, ये जीत लिया, ठीक है। ऐसे समझ लो पूरा का पूरा उत्तराखंड जीत लिया, ठीक है। और इधर से उत्तर प्रदेश का अवध वाला रीजन जीत लिया, ठीक है। ये सिक्किम वाला एरिया जीत लिया, ठीक है। ये सारा एरिया कब्जा लिया। तो 1816 में एंग्लो नेपालीस वार हुए, तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने नेपाल के रूलर थे उनको हरा दिया, ठीक है। हराने के बाद यहाँ पर एक ट्रीटी हुई थी, और इस ट्रीटी को हम जानते हैं सगोली ट्रीटी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये डिस्प्यूट है और अभी रिसेंटली ही न्यूज़ में था, ठीक है। तो सगोली ट्रीटी के थ्रू क्या डिसाइड करा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि यहाँ पर एक काली रिवर फ्लो करती है। तो काली रिवर से लेकर एक यहाँ पर मेशी रिवर है इस वाले रीजन में, ठीक है। तो मतलब ये जो आपको एरिया आप देखने को मिल रहा है ना, यही एरिया एग्जैक्टली, ठीक है। काली रिवर यहाँ पर है और मेशी रिवर यहाँ पर है, ठीक है। ये एरिया नेपाल को बिलोंग करेगा, बाकी सारा एरिया ब्रिटिश इंडिया के कब्जे में रहेगा। फिर 1947 के बाद तो खैर आज़ादी हो गए थे। और यहाँ पर जो आप देखो, ये आपको देखने को मिल रहा होगा सिक्किम वाला पार्ट, ठीक है। ये चिकन नेक जो है, यहाँ पर एक नथुला पास है सिक्किम में, ठीक है, जो 2006 में रीओपन करा गया है। और यहाँ से जो श्रद्धालु हैं जो कैलाश मानसरोवर जाते हैं, बहुत ही बड़ा एक एरिया कवर करके, जो तिब्बत जो आज की डेट में चाइना ने कब्जा रखा है, ठीक है। तो ये वाले एरिया में जो हमारे श्रद्धालु जाते हैं कैलाश मानसरोवर में या जो चाइना का पार्ट है तिब्बत, ऐसे समझ लो। और फिर यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने समझा कि चाइना के साथ हमारे डिस्प्यूट चलते ही रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश चाइना क्लेम करता है ये हमारा पार्ट है, सिक्किम को भी क्लेम करता है, ठीक है, भूटान को भी क्लेम करता है, ठीक है, इधर से लद्दाख वाली रीजन को भी क्लेम करता है, ठीक है। पता नहीं किस किस रीजन को क्लेम करता है, बट चलिए छोड़िए, नेपाल को भी क्लेम करता है, ठीक है। ये मैं आपको अलग से एक टॉपिक डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ये एक तरह से समझ लीजिए हैंड है, और ये 5 जो फिंगर्स हैं, 5 फिंगर्स
चाइना मानता है कि ये जो 5 फिंगर्स हैं अभी तक हमारे हाथ में नहीं लगी, ठीक है। 5 फिंगर कौन कौन सी हैं? एक तो लद्दाख वाला रीजन, ठीक है, एक नेपाल वाला रीजन, एक सिक्किम वाला रीजन, एक भूटान वाला रीजन, एक अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन, ठीक है। तो अभी के लिए 5 रीजन को कब्जाना चाहता है चाइना, ठीक है। और चाइना की तो एक्सपेंशन पॉलिसी आपको पता ही है, हर देश के साथ उसके डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है जी। तो 2006 में 2006 में जो रीओपन करा गया, ठीक है, तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि ये बाद में फिर कहीं दिक्कत ना आ जाए, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उत्तराखंड के रास्ते में एक यहाँ पर एक पास पड़ता है, इसको कहा जाता है लेपू लेक पास, ठीक है, लेपू लेक के आसपास का एरिया, ठीक है। यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 80 किलोमीटर का हमने एक हाईवे बना दिया, जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ से ही डायरेक्ट चले जाएं, ठीक है। कैलाश मानसरोवर जो शिव जी को मानते हैं, ठीक है, मतलब जो एक तरह के श्रद्धालु हैं, ठीक है। तो लेपू लेक के आसपास अब नेपाल ने यहाँ पर क्लेम करा, एक न्यू मैप नेपाल ने यहाँ पर निकाला और उसमें नेपाल ने क्लेम करा कि ये जो एरिया है ये हमारा है। यहाँ पर समझिए, देखिए काली रिवर जो है उसके 3 माउथ हैं, ठीक है। एक तो है लिम्पियाधुरा सॉरी, एक है काला पानी, ठीक है, एक है लेपू लेक, ठीक है। नेपाल आपको यहाँ पर रीजन देखने को मिल रहा है। तो ये सारे के सारे रीजन पर इंडिया की मिलिट्री देखती है, ठीक है। अभी तक कोई डिस्प्यूट नहीं था, ठीक है। तो अभी तक ये इंडिया का ही पार्ट था, लेकिन अभी आपको पता है कि चाइना का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस नेपाल में बढ़ गया है, तो उस वजह से नेपाल ने एक पॉलिटिकल मैप निकाला है और इस पॉलिटिकल मैप ने नेपाल ने क्लेम करा है कि ये एरिया हमारा है, ठीक है। तो और नेपाल कहता है कि काला पानी जो रिवर है ये जो काली रिवर है इसको एक्चुअली में महाकाली रिवर कहते हैं, ठीक है। तो महाकाली रिवर जहाँ जहाँ तक फ्लो करती है ये एरिया हमारा है, नेपाल ने ऐसा कहा, ठीक है। तो आपको पता है ये डिस्प्यूट्स हैं इसको लेकर, तो और ये डिस्प्यूट्स क्यों हुए? क्योंकि इंडिया ने यहाँ पर एक रोड कंस्ट्रक्ट करी है 80 किलोमीटर के आसपास की, ठीक है। जब ये रोड कंस्ट्रक्ट हो रही थी तब तो खैर वो बोले नहीं, जब ये कंप्लीट हो गई तब इन्होंने एक पॉलिटिकल मैप इशू कर दिया, ठीक है। तो नेपाल के साथ वैसे हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। स्टेट जो हैं टच करते हैं नेपाल को वो है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ठीक है जी। और तो ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। उसके बाद है हमारा इंडिया और चाइना, ठीक है। अब देखिए चाइना के साथ जो हमारी बॉर्डर डेमार्केशन है वो कहाँ से कहाँ तक है। देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से स्टेट चाइना को टच करते हैं। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये एरिया है जो चाइना को हमारे स्टेट्स टच करते हैं, ठीक है, ये वाली बाउंड्रीज। अब यहाँ पर मैकमोहन लाइन है, यहाँ समझिए, ये है मैकमोहन लाइन, मैप में समझिए आप, ये आपको मैकमोहन लाइन देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये वाला रीजन इसके बाहर वाला रीजन चाइना का है, ठीक ठीक है जी। इधर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है LAC, जिसके ऊपर आज या अभी फिर आप देख रहे होंगे मीडिया में दिखाते हैं कि अभी भी जो चाइना की आर्मी है वो यहाँ आ चुकी है वापस, ठीक है। लद्दाख रीजन में फिर से हमारा इंडियन आर्मी यहाँ पर है और चाइनीज़ आर्मी यहाँ पर है, ठीक है। पहले भी ये डिस्प्यूट चला था 2020 में, ठीक है। तो इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं वो एक तो लद्दाख वाले रीजन को लेकर हैं, एक अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन को लेकर है, एक यहाँ पर ढोकलाम इशू हुआ था, अगर आपको याद हो 2017 के आसपास। ढोकलाम इशू मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ढोकलाम इशू जो था, यहाँ एक चुम्बी वैली है ढोकलाम में। ये जो चुम्बी वैली है ये बिलोंग करती है भूटान को, ठीक है। मतलब ढोकलाम जो एक्चुअली है वो भूटान का पार्ट है, ठीक है। और भूटान के पास अपनी कोई आर्मी नहीं है, इंडिया ही कंट्रोल करता है, ठीक है। तो भूटान के ठीक 12 किलोमीटर अगर हम इधर देखें तो चाइना आ जाता है, ठीक है। और चाइना की कौन सी सिटी आती है? यारडुंग सिटी। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ये बहुत डिटेल में समझने वाले टॉपिक हैं, बट अभी के लिए समझिए। और इंडिया का 15 किलोमीटर अगर आप देखें, 15 किलोमीटर के बाद आपको देखने को मिलेगा नथुला पास, जो सिक्किम में है, जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो नथुला पास और यारडुंग सिटी इसके बीच में है बिल्कुल भूटान, ठीक है, जो ढोकलाम है, या ऐसे समझ लो चुम्बी वैली में है तीनों के तीनों एरिया। अब ये जो एरिया है ये भी एक तरह से डिस्प्यूटेड है, यहाँ ढोकलाम इशू हुआ और काफ़ी विवाद हुआ था इसको लेकर, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा रिवर को लेकर डिस्प्यूट है। ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है वो तिब्बत से आती है, ठीक है। तो सांगपू रिवर, इसको मैं रिवर वाले पार्ट में अच्छे से कवर करूँगा, ठीक है। 2017 में चाइना ने यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट्स बनाए, जिसको जागू, जिगाचू, जांगुम, इस तरह के प्रोजेक्ट्स थे वो जो डेवलप करे थे।
तो ये जब प्रोजेक्ट डेवलप करे तो हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको पानी कम मिलने लगा, ठीक है, क्योंकि उनके लिए ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो लाइफ लाइन है, ठीक है। और वहाँ पर असम में एक आइलैंड भी है, रिवर आइलैंड, माजुली रिवर आइलैंड, वहाँ पर भी पानी का हमें कहीं ना कहीं देखने को मिला, प्रभाव कम हुआ, ठीक है। और इरिगेशन को लेकर बहुत दिक्कत आने लगी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। तो ये डिस्प्यूट भी चला आ रहा है ब्रह्मपुत्र को लेकर, ठीक है। और बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, जैसे एलओसी का तो मैंने अभी आपको बताया ही है। अक्साई चीन कब्जाया हुआ है चाइना ने 1962 के वार के टाइम में, और इंडिया का ही पार्ट था ये, ठीक है। चलिए उसके बाद है म्यांमार रीजन, ठीक है। अच्छा चलिए, म्यांमार से पहले एक बार समझ लीजिए अफगानिस्तान का थोड़ा सा रीजन मैं आपको बता देता हूँ। जो पीओके का पार्ट है आज की डेट में, लद्दाख का पीओके का पार्ट है जो, ठीक है, उसको टच करता है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर का एरिया, ठीक है। और ये जो पीओके और अफगानिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है इसको दुरंद लाइन कहा जाता है, बस इतना याद रखना, ठीक है जी। चलिए अब म्यांमार में हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इंडिया और म्यांमार जो है, आपको पता है 1937 का जब एक्ट पास हुआ तो उसके बाद म्यांमार को इंडिया से अलग कर दिया गया था। पहले इंडिया और म्यांमार एक ही थे, ब्रिटिश कंट्रोल में आते था म्यांमार और इंडिया, ठीक है। लेकिन 1937 के बाद म्यांमार को अलग कर दिया गया। अब म्यांमार के साथ हमारा क्या डिस्प्यूट है? कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको बाउंड्री के पॉइंट ऑफ व्यू में समझना होगा। 4 स्टेट्स यहाँ पर टच करते हैं म्यांमार को मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिज़ोरम। यहाँ पर मिजो हिल्स हैं, यहाँ मणिपुर हिल्स हैं, यहाँ नागा हिल्स हैं, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी पटकाई बम हिल्स, ठीक है जी। तो ये हिल्स भी आपने याद रखनी है, जो एरिया है, मतलब एक तरह का ये जो हमारा बाउंड्री है वो हिल और हाई डेंस फॉरेस्ट वाला एरिया है। यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, ड्रग सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि नागालैंड में भी कुछ एक्टिविस्ट हैं जो चाहते हैं कि नागालैंड को अलग करना, और वो इस रीज़न में जाकर छुप जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एंड ड्रग सप्लाई बहुत ज़्यादा है इस रीज़न में, क्योंकि हाईली डेंस फॉरेस्ट वाला एरिया है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया 1937 में ये अलग हुआ इंडिया से। और यहाँ पर एक फेमस जेल है, दो दो एरिया याद रखना है यहाँ के। एक तो है मांडले जेल, आपको मैंने जब मॉडर्न हिस्ट्री बता रहा था तब बताया था। मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक जी को रखा गया था, और वहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी ने एक बुक भी लिखी थी गीता रहस्य, ठीक है। तो ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हालांकि ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बट फिर भी आपने याद रखना है। उसके बाद रंगून एक एरिया है, ठीक है। यहाँ पर बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुग़ल एम्पायर थे, ठीक है, उनको यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने फोर्सफुली यहाँ पर रखा गया था। मतलब मुग़ल जो डायनेस्टी थी उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, ठीक है, इंडिया से। और जो लास्ट रूलर थे उनको रंगून में फोर्सफुली रहने के लिए मजबूर कर दिया था, ठीक है। तो ये थे कुछ एरियाज़। और लास्ट जो एक कंट्री है जिसके साथ हमारे बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन है, बस आपने यहाँ से ये याद रखना है कि कौन कौन से एरिया टच करते हैं। भूटान, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, ठीक है। भूटान के साथ हमारे कौन कौन से एरियाज टच करते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू में से समझ में आया होगा कि इंडिया एंड इंडिया के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, डिस्प्यूट अगर हैं तो वो कौन से डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है। तो जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझा, बाकी हिस्ट्री में हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। जो नेक्स्ट सेशन रहेगा हमारा इंडियन ज्योग्राफी में, वो हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट। अगर आपका कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपके डाउट्स ले लूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।